कौन? मेरे बच्चा से मिलवा दो बस बेटा बस बस थोड़ा सा मिलवा दो मेरे बच्चे मिलवा दो बस मेरे बच्चा मिलवा दो। ये बच्ची 3 महीने से अपने बच्चे को देखने के लिए लाचार है और ये अपने ससुर से भीख मांग रही है कि पापा मेरे बच्चे को दिखा दो। मोनिका है, मैं 29 साल की हूँ। मैं नई दिल्ली आय नगर में रहती हूँ। मेरे पति का नाम पंकज है, मेरे बेटे का नाम हेमंत है जो कि वो 8 साल का है। मेरी बेटी का नाम तान्या है जो कि वो 4 साल की है। 3 महीने से मेरे पति मेरे बच्चों को लेके भाग गया है नगर से, जो कि मुझे पता नहीं वो कहाँ है। मैं सरकार से, मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि मेरे प्लीज़ 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 मेरे बच्चों से मुझे आप मिला दो। मैं 3 महीने से बहुत परेशान हूँ, बहुत बहुत बहुत। मैं आप सभी लोगों से विनती करती हूँ कि मेरे बच्चों से मुझे मिला दिया जाए। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पा रही, मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ, प्लीज़ 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 मेरे बच्चों से मुझे मिला दो। लड़ाई ये कि मतलब मेरी जो मौसी की लड़की है उनका अफेयर चल रहा है। मेरे अपने सगे मौसी है जो कि मेरी सास बोलती है कि मैं उससे शादी कराऊंगी, तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, तेरे दोनों बच्चे छीन लूंगी, तुझे घर से बेदखल कर दूंगी, तेरे को कभी ना बच्चे मिलेंगे ना तेरा पति मिलेगा, तेरी औकात क्या है। तो मैं अपनी मम्मी से, अपनी सासू माँ से रो गिड़गिड़ा के बोलती, मम्मी इनको शादी करनी है कर ले, मुझे इस घर में जगह दे दो रहने की, मेरे बच्चों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे, मैं मर जाऊँगी मैम। पर वहाँ पे पुलिस वाले मेरी नहीं सुनते, मेरे पति की सुनते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग डीसीपी ऑफिस के ठीक सामने। जगह आपको बता दूं कि ये मालवीय नगर जगह है। एक मामला काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है जो कि ट्विटर पे हमने देखा, उसमें ये दिखाया गया है ये महिला हैं जिनको अचानक से नोटिस भेज दिया जाता है डिवोर्स का, और डिवोर्स तक की बात नहीं रहती है, उनके जो बच्चे हैं उनको लेकर भी उनके पति गायब हो जाते हैं। जो भी घटना है वो हम आपको उनसे ही बातचीत करके बताएंगे। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पति, मेरे सास और मेरे देवर मुझे इलाहाबाद छोड़कर आते हैं। बोलते हैं कि 10 से 15 दिन बाद आऊँगा, ले जाऊँगा। उसके बाद वो नहीं आते। 16 जनवरी को ये मेरे पति मेरा नंबर ब्लॉक करते हैं और 17 जनवरी को छोड़ के इलाहाबाद से दिल्ली वापस चले जाते हैं। फिर ये 29 जनवरी को लीगल नोटिस भेजते हैं। तब मेरे पैरों तले ज़मीन खसक जाती है कि मम्मी ने, मेरे देवर ने और मेरे पति ने ये बोला कि मैं आऊँगा लेने। उसके बाद ये लीगल नोटिस जब भेजते हैं तो मैं इलाहाबाद से दिल्ली आती हूँ। यहाँ पे आती हूँ तो मैं वही मारपीट, लड़ाई झगड़े। अच्छा, मुझे घर उन्होंने आपको जब लीगल नोटिस भेजा उससे पहले मतलब आप लोगों के बीच में कोई अनबन थी या फिर अचानक से भेजा हुआ? हाँ, लड़ाई हुई थी मेरी आपस की। लड़ाई ये कि मतलब मेरी जो मौसी की लड़की है उनका अफेयर चल रहा है। मेरे अपने सगे मौसी है जो कि मेरी सास बोलती है कि मैं उससे शादी कराऊंगी, तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, तेरे दोनों बच्चे छीन लूँगी, तुझे घर से बेदखल कर दूंगी, तेरे को कभी ना बच्चे मिलेंगे ना तेरा पति मिलेगा, तेरी औकात क्या है। तो मैं अपनी मम्मी से, अपनी सासू माँ से रो गिड़गिड़ा के बोलती, मम्मी इनको शादी करनी है कर ले, मुझे इस घर में जगह दे दो रहने की, मेरे बच्चों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। उसके बाद मेरी सास जब भी नहीं मानती है, बोलती है तू जा यहाँ से, 2 दिन के बाद आई हो तो फैसला होगा, अभी तू घर में नहीं रहेगी। वहाँ पुलिस आती है मुझे निकालने के लिए, तो पुलिस बोलती है कि मैं अपनी इस लड़की को नहीं निकालूंगी क्योंकि शादीशुदा है और शादी करके आई है, मैं इसे नहीं निकालूँ। फिर मेरे पति अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलते हैं कि इसको बोलो कि 2 दिन अपने रिश्तेदार के घर रह ले। मैं 2 दिन अपने रिश्तेदार के घर रहती हूँ। फिर मेरे पति और मेरे भैया को मेरे मौसी के लड़के फ़ोन करते हैं, इनके दोस्त, वो ये बोलते हैं कि आज ऐसा करो, आ जाओ, इसके बच्चे और इसका घर मिल जाएगा। तो मेरे भैया, दोनों भाई, मेरे मामा आते हैं, बाहर मीटिंग होती है इनके दोस्त के घर पे जहाँ पे कैमरा वैमरा सब कुछ लगा हुआ होता है। मेरे पति ये बोलते हुए बोले कि मैं इसे नहीं रखूँगा। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं रखोगे आप, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? करे मुझे तू अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है, तो यहाँ से जा। फिर मेरी मम्मी, मेरे भैया हाथ जोड़ के ये बोले कि देखो जो हुआ सो हुआ, मेरी बहन की गलती हो या ना हो, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बहन को रख लो। मेरे पति वहाँ से उठ के चले जाते हैं गाड़ी पर, मेरे बच्चों को लेके वहाँ पे भी नहीं आते। मैं वहाँ पे रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ कि मेरे बच्चों से मुझे मिला दो, वहाँ पे भी वो नहीं लेकर आते। फिर मेरी सास मार पिटाई जब होती है, उसके बाद मैं वहाँ इलाहाबाद से दिल्ली 4 तारीख को वापस जाती हूँ। फिर मैं 25 फरवरी को दोबारा आती हूँ, जब मेरे पति ना मेरे बच्चों से बात करवाते हैं नहीं। अच्छा, ये कितना टाइम हो गया है आपको? मुझे 3 महीने हो गए पूरे। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ है उस दौरान आप कहाँ गई हैं मदद मांगने के लिए?
पहले तो मैं इलाहाबाद गई, इलाहाबाद 8 फरवरी को, जब यहाँ पे इन्होंने मेरे बच्चों से दूर रखा, 20 दिन दूर रखा। उस इलाहाबाद से फिर मैं दिल्ली आती हूँ 25 फरवरी को, फिर फतेहपुर बेरी जाती हूँ। वहाँ पे मेरे पति 2 वकील लेके पहुँचते हैं कि इसको बोलो कोर्ट में जाए। वहाँ पे भी मैं रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ कि सर मेरे पास पैसे नहीं है इतने जो मैं कोर्ट में जाऊँ, और इनकी तरह मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं अपने 2 वकील लेकर आऊँ। मेरे बच्चे से मिलवा दो पहले, उसके बाद मैं कोर्ट कचहरी करूँगी। अगर मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे मैं मर जाऊँगी मैम। पर वहाँ पे पुलिस वाले मेरी नहीं सुनते, मेरे पति की सुनते हैं। फिर उसके बाद मैं 26 फरवरी को फिर मैं अपने ससुराल अपनी बहन के घर से आती हूँ 26 फरवरी को। वहाँ पे ताला लगा हुआ रहता है। वहाँ पे फिर मैं 100 नंबर पे फ़ोन, 190 नंबर पे फ़ोन करती, फिर पुलिस आती है। तो मेरे देवर नोटिस दिखाते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे भैया भाभी को घर से बेदखल कर रखा है, जो कि उन्हीं का एक गेम प्लान होता है, जो कि मुझे पता नहीं होता है। फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या काम करते हैं, फिर मेरे हस्बैंड 28 तारीख को कैमरा लगवा देते हैं बालकनी में कि मेरी बीवी कुछ उल्टा सीधा ना करे। फिर भी मैं वहाँ पे जाती हूँ पुलिस लेके। 25, 26, 27, 28 तारीख तक मैं पुलिस की हेल्प मांगती, मुझे नहीं मिलती है। उसके बाद फिर मैं एक अंकल हैं, इलाहाबाद पुलिस की कह रहे हैं बात, या दिल्ली में? इलाहाबाद से जब मैंने इलाहाबाद गई, मैं वहाँ पे बोली तो वो बोले कि दिल्ली की पुलिस इतनी सख्त है तो तुम्हें इलाहाबाद की पुलिस की क्या ज़रूरत है, तुम दिल्ली से करो ना अपनी कानूनी कार्रवाई, यहाँ से नहीं होगी। यहाँ से तो जब वहाँ से नहीं आते यहाँ से कैसे आएंगे, तुम वहाँ जाके करो। जब मैं यहाँ आई तो फतेहपुर बेरी में बोलते कि तुम यूपी से करो। मुझे ऐसे चक्कर लगाते लगाते 3 महीने तक मुझे एकदम पागल कर दिया है, और अभी तक मैं 3 महीने हो गए मैं अपने बच्चों से नहीं मिली हूँ। मैं होली वाले दिन भी जाती हूँ, महिला आयोग को लेके, एनजी वाली एक मैडम है, मैं उनको लेके जाती हूँ, गेट खटखटाती हूँ। मेरे देवर, मेरी सास, मेरी ननद गेट के पास खड़ी रहती है। मैं धक्का मार के घुसने की कोशिश करती हूँ, मैं अपने बच्चों से मिल लूँ। वहाँ पे भी मैं अपने बच्चों से नहीं मिलती हूँ। मेरे देवर, मेरी सास धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकालते। फिर पुलिस मेरे देवर को खींच के बाहर लेकर आती है कि तूने हाथ कैसे उठाया, मुझे वहाँ धक्के देख मैं नीचे गिर जाती हूँ। वहाँ पे भी बहुत मार पिटाई होती है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि आज होली है, होली वाले दिन तो लोग हर किसी से गले मिलते हैं। अब मैं एक माँ हूँ, मैंने उन दोनों बच्चों को अपने 9-9 महीने अपने पेट में पाला है। मेरे बच्चों से लोग मिला नहीं रहे, मैं तड़प रही हूँ, पर वहाँ पे फिर भी मेरी सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, मतलब जो आप गए पुलिस स्टेशन में, एफआईआर ली उन लोगों ने? नहीं ली। मैंने क्या कहा उन्होंने? मैंने बोला कि सर आप ये मुझे छोड़ कर आते और उसके बाद मुझे लीगल नोटिस भेजते, ये क्या बात हो गई, मेरे पहले तो ज़मीन खसक गई, आप इनके खिलाफ एफआईआर लिखो। तो कह रहे जाओ कोर्ट में जाओ, तुम्हारा पति केस कर दिया, तुम कोर्ट में। मैंने कहा किस बात से कोर्ट में जाऊँ, ये तो मेरे साथ चीट हुआ है, इन्होंने तो मुझे धोखा दिया है। मेरी मासूमियत, मैं तो कम पढ़ी लिखी, मुझे तो बेवकूफ़ बनाया गया। यहाँ पे मेरे मौसा मौसी रेनू और मेरे भाई का नाम अनुज है, जो मौसी का लड़का है, और वही उन्हीं की दोस्त की बेटी है जिनके साथ इनका अफेयर चल रहा है। उसकी वजह से वो मुझे छोड़ना चाहते हैं। मेरी मौसी बोलती है तेरे बच्चे छिनवा लूँगी, तुझे घर से निकाल दूँगी, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने जो जो बोला वो सब किया। मैं यही बोलती थी कि मेरे बच्चे दे दो, मुझे अपना घर दे दो मम्मी, मैं चैन से जी लूँगी, रह लूँगी, पर मैं अपने बच्चों के बगैर मैम मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, मैं परेशान रहती हूँ, ना मैं खा पाती हूँ ना मैं पी पाती हूँ। फिर भी आप अभी आई हैं डीसीपी ब्रांच के आगे सामने खड़ी हैं, आप अभी यहाँ पे आई हैं, किस लिए आई हैं, किसने बुलाया? बबीता मैम ने मुझे यहाँ पे बुलाया कि मोनिका तुम डीपीसी ऑफिस आ जाओ, डीपीसी कमिश्नर से तुम्हारा बयान लेंगे, तुम यहाँ पे आ जाओ। मैं यहाँ से 3 घंटे से वेट कर रही हूँ, अभी तक वो नहीं आई। वो भी मुझे ऐसे ही घुमा रही है, कभी बोलती आ रही, कभी बोलती नहीं आती। वो मुझे 20 दिन हो गए, वो भी ऐसे ही मुझे घुमा रही हैं जैसे फतेहपुर बेरी में मुझे घुमाया जा रहा है। फिर किसी से पूछते पूछते मैं द्वारका पहुँचती हूँ, वहाँ से वकील करती भी सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं उनको 1000 रुपये देती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं उनको 1000 रुपये दे के ये बोलती हूँ सर मेरे बच्चे से मुझे मिलाया जाए, मैं बहुत परेशान हूँ सर, आप किसी न किसी तरह से मेरे बच्चे से मिला दो। फतेहपुर जाते हैं मेरे पति, 2 वकील लेके जाते हैं, सर आप मुझे अपनी बेटी समझ लो, चाहे कुछ भी समझ के मेरे बच्चे से मुझे मिला दो, अपनी बेटी बहन जो भी समझ के मुझे मेरे बच्चों से सर मिलवा दो, ठीक है। वो मेरी बहुत आपके हस्बैंड से बात हुई है आपकी अभी तक? नहीं, मेरे हस्बैंड से मेरी बात नहीं हुई है। मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए इलाहाबाद से दिल्ली, दिल्ली से इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद से दिल्ली 25 फरवरी के बाद फिर मैं नहीं गई कि ये मेरे बच्चे से नहीं मिला रहा है, मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बच्चे मुझे नहीं मिलेंगे। फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती अपनी बहन के नंबर से, तो मुझे बोलते हैं डिवोर्स देगी कि नहीं देगी, डिवोर्स देगी तो बच्चों से बात करवाऊँगा, मिलवाऊँगा, नहीं तो ना तुझे बात करवाऊँगा ना मिलवाऊँगा, तू ऐसे ही तड़पती है। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को ढूंढ निकालूंगी, पर मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी। वो मुझे धमकी देते हैं कि डिवोर्स देगी जब भी बात करवाऊंगा, मिलवाऊंगा, नहीं तो तुझे नहीं मिलवाऊंगा।
मैम मैं तो मेंटली मैं खुद परेशान हूँ कि मुझे किससे क्या बोलना चाहिए, क्या कैसे। मैं तो बिल्कुल, मुझे इन लोगों ने पागल कर दिया है। एक तो मेरे ससुराल वाले ने, ऊपर से दिल्ली पुलिस जो मेरी बात पे सुन ही नहीं रही है। कोई वहाँ दौड़ाता है, कोई वहाँ दौड़ाता है। महिला वाली मैडम बबीता मैम है, वो भी मुझे दौड़ाती रहती है, वो भी कुछ नहीं कहती। मैम मैं परेशान हूँ, वो मेरी मजबूरी नहीं समझती है। मैम रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे बच्चों से मुझे मिलाया जाए, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों से मुझे मिलाया जाए। अच्छा, जब आप इलाहाबाद से आई थी तो तब से लेकर अभी तक कहाँ पर ठहरे? मैं अपनी बहन के घर थी 15 दिन, उसके बाद मैं वन सेंटर में रह रही हूँ। वन शेल्टर में रह रही हैं। तो वहाँ का कैसे रवैया, वहाँ पे आपको मदद मिल पा रही है? नहीं, वो बोलते हैं कि मोनिका मैं क्या करूँ, ये तो कोर्ट में मामला चला गया। पर मैम मामला तो कोर्ट में बेशक चला गया हो, पर मेरे बच्चों से मिलवाया तो जाए। बात तक नहीं करवाते मेरे हस्बैंड। मैं पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, सर इनका फ़ोन मिलवाओ, बात तो करवाओ। पुलिस तो इनसे बात करती, पर मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों से बात क्यों नहीं करवाते? अच्छा, तो अभी जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इन्होंने बताया कि वन शेल्टर होम में रह रही हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की स्थिति आजकल महिलाओं को लेकर दिखाई जाती है, अब एक अकेली महिला है वो वन शेल्टर होम में ठहरी हुई है इतने दिनों से। इसमें इनका खर्चा कौन चलाएगा या फिर इनकी देखभाल कौन करेगा, ये दर बदर भटक रही हैं। अब आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये लोकेशन है आपकी डीसीपी ब्रांच, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर ये हमें मिली हैं, ये यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाने आई हैं। इनकी काउंसलर ने भी इन्हें बुलाया, लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि वो यहाँ पर आएंगी या ऐसा कुछ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घुमाव फिराव किया जाता है हर एक केस को लेकर। जैसा कि हम सभी सुनते आते हैं, अक्सर ये देखते हैं कि महिला कितनी सशक्त हो चुकी हैं, सशक्तिकरण पर बात की जाती है, महिलाओं को आज काफ़ी ऊंचा दर्जा दिखाया जाता है। लेकिन एक तरफ आप प्रशासन की ये कमी देख सकते हैं या फिर कमज़ोरी कह सकते हैं, जहां पर एक महिला पिछले 3 महीनों से दर बदर भटक रही है। वो कहीं पर भी जाती हैं, थाने में जाती हैं तो उन्हें घुमाया जाता है, वो कोर्ट में उनको जाने की बात की जाती है, और साथ में अगर सरकार की तरफ से बात करें, अगर इनके लिए कोई काउंसलर भी रखी जाती है तो उनका रवैया भी आप देख और सुन सकते हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर महिलाएं ऐसे कब तक रोती रहेंगी या फिर कब तक लड़ती रहेंगी। इस पर आपकी क्या राय है वो हमें लिखकर बताइएगा कमेंट में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके साथ इंसाफ हो सके। और साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।